देखिए, 4 जून के बाद ऐसा माहौल बनाया गया जैसे बीजेपी इलेक्शन हार गई हो। लेकिन सच्चाई यह है कि बीजेपी अभी भी देश की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। एक कहानी जो पंजाब से आ रही है वो ये है कि अमृतपाल सिंह, जिसके ऊपर खालिस्तानी टेररिस्ट होने का इल्ज़ाम है और जो ओपनली खालिस्तान बनाने के एजेंडा को पंजाब में रिप्रेजेंट करता है, to the country's mammoth elections and the largest democratic exercise in the world. Preliminary result. BJP landslide. It hasn't been a great day. जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं गुड बाय थैंक यू। 19 अप्रैल से 1 जून तक चला 7 फेज में ये भारत का 18th जनरल इलेक्शन था, जिसका रिजल्ट 4 जून को सामने आया और रिजल्ट आने के साथ ही पूरे देश में हलचल मच गई। देश के वोटिंग बिहेवियर को लेकर 50 तरीके के अलग अलग बातें होने लगी। आज के इस वीडियो में हम आपके और अपने वोटिंग बिहेवियर को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, पिछले 2 बार के जनरल इलेक्शन में भारत की जनता ने बीजेपी को एक तरफा मैंडेट दिया था और प्रशांत किशोर जैसे पॉलिटिकल एनालिस्ट भी यह उम्मीद कर रहे थे कि इस बार भी इलेक्शन के रिजल्ट में ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा। लेकिन जो हुआ वो किसी ने सोचा तक नहीं था। क्या आपको यह कहानी सुनी सुनाई लग रही है? देखिए, 4 जून के बाद ऐसा माहौल बनाया गया जैसे बीजेपी इलेक्शन हार गई हो। लेकिन सच्चाई यह है कि बीजेपी अभी भी देश की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, जिसने 241 सीटें जीती और दूसरे नंबर की पार्टी यानी कांग्रेस को सिर्फ 99 सीटों पर जीत मिली है। बीजेपी सबसे ज़्यादा सीटें जीतने के बाद भी आखिर क्यों हारी हुई दिखाई पड़ रही है या क्यों ऐसा महसूस कर रही है, हम इसे आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। लोगों के हिसाब से इसका सबसे बड़ा कारण है यूपी के नतीजे और जनरल इलेक्शन में देश की आज़ादी के बाद से यूपी का क्या इंपॉर्टेंस रहता आया है, इसका डिटेल वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ ही में आई बटन क्लिक करके भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश, जहां बीजेपी काफ़ी स्ट्रांग मानी जाती है, पिछले 10 साल के हिसाब से वहां बीजेपी ने कुल 80 लोकसभा सीट में से मात्र 36 सीटें ही जीती हैं और बीजेपी के लिए जो सबसे बड़ा शौक है उनका अयोध्या से लोकसभा चुनाव हारना। और जब से बीजेपी अयोध्या सीट हारी है, तमाम लोग अलग अलग कारण बता रहे हैं। सबसे पहला कारण जो लोग बता रहे हैं वो है राम मंदिर कॉरिडोर बनाने के लिए तोड़े गए 800 घर। आपको बताते चलें कि अयोध्या डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट के हिसाब से तो शहर में हुए अतिक्रमण से लगभग 80% लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं आई है, और अगर दिक्कत हुई भी है तो सच में क्या इतना बड़ा कारण है कि बीजेपी वहां से लोकसभा 70,000 वोट से हार जाए? इस वोट डिफरेंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि अयोध्या कोई इंडिपेंडेंट लोकसभा सीट है ही नहीं। अयोध्या मात्र फैजाबाद लोकसभा सीट का एक छोटा सा हिस्सा है और इस सीट में दरियाबाद, रुदौली, मिल्कीपुर और बीकापुर भी आते हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि हार के बाद से इस बात को हाईलाइट क्यों किया जा रहा है कि बीजेपी अयोध्या से इलेक्शन हारी है, जबकि लोकसभा क्षेत्र का नाम तो फैजाबाद है। दूसरा कारण लोग बताते हैं कि बीजेपी ने फैजाबाद से बहुत वीक कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ा दिया, जबकि ये सीट उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और यहाँ से उनके किसी ऐसे पॉलिटिशियन को सीट देना चाहिए था जो उनके आइडियोलॉजी को मजबूती से रिप्रेजेंट कर सके। खैर, अयोध्या से आगे बढ़ेंगे तो इस बार इलेक्शन में हमें रामपुर जैसे एग्जाम्पल्स भी देखने को मिल जाते हैं। रामपुर उत्तर प्रदेश का ऐसा गांव है जहां लगभग 2400 वोटर्स हैं और रामपुर 100% मुस्लिम वोट वाला गांव है। खबर यह भी है कि इस गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लगभग 550 परिवारों को सरकार की तरफ से घर दिया गया था। लेकिन इलेक्शन कमीशन के डेटा के हिसाब से इस गांव से बीजेपी को 0 वोट्स मिले। मतलब गजब की लॉयल्टी है यार। अयोध्या और रामपुर हिंदू या मुस्लिम के 100% वोटिंग बिहेवियर को तो नहीं रिप्रेजेंट करता, लेकिन कहीं हद तक एक आइडिया तो दे ही देता है। अब आपको इस जनरल इलेक्शन की कुछ और अजीब कहानियां सुनाता हूं। एक कहानी जो पंजाब से आ रही है वो ये है कि अमृतपाल सिंह, जिसके ऊपर खालिस्तानी टेररिस्ट होने का इल्ज़ाम है और जो ओपनली खालिस्तान बनाने के एजेंडा को पंजाब में रिप्रेजेंट करता है, वो व्यक्ति यानी कि अमृतपाल सिंह इस बार इलेक्शन में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था जो कि खडूर साहिब लोकसभा सीट से इलेक्शन लड़ रहा था और इस इलेक्शन में 38.6% वोट शेयर के साथ अमृतपाल सिंह ने कांग्रेस के कैंडिडेट कुलबीर सिंह जीरा को लगभग 2 लाख वोटों से हराया। सबसे पहले तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि ऐसे सोशल एलिमेंट्स को इलेक्शन लड़ने की परमिशन देना कॉन्स्टिट्यूशनल है भी या नहीं है। और दूसरी बात, अगर जेल में रहते हुए इलेक्शन लड़ना कॉन्स्टिट्यूशनल है भी तो देश की जनता का क्या कर्तव्य बनता है? ज्यादातर लोग कहते हैं कि खालिस्तानी प्रोपेगेंडा केवल एक पाकिस्तानी सपोर्टेड कैनेडियन प्रोपेगेंडा है, तो फिर ऐसे लोगों को वोट कौन दे रहा है और क्यों दे रहा है? एक तरफ इस देश में IIT, IIM, UPSC जैसे एग्जाम्स क्लियर करने वाले कैंडिडेट जो कि IPS ऑफिसर भी रह चुके हैं, यानी कि अन्नामलाई कप्पूस्वामी जैसे पोटेंशियल लोग इलेक्शंस हार जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमृतपाल सिंह जैसे लोग 2 लाख वोटों से इलेक्शन जीत जा रहे हैं। ये हर सूरत में प्रॉब्लम क्रिएट होगा ही। पर गलती केवल वोटर्स की भी नहीं है। 5 तारीख से ही लगातार ऐसे वीडियोस इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं जहां महिलाएं कांग्रेस के ऑफिस के बाहर पैम्फलेट्स और कांग्रेस द्वारा बनाए गए गारंटी कार्ड लेकर खड़ी हैं ताकि उनके अकाउंट में हर बार हर महीने अब 8,500 रुपये आने लगे।
क्योंकि उन्हें ऐसा ही बताया गया था। एक और इंटरेस्टिंग कहानी सुनने को मिल रहा है वेस्ट बंगाल के बहरामपुर से। कुछ महीनों पहले तक पार्लियामेंट में कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने वाले अधीर रंजन चौधरी बहरामपुर से 5 बार यानी कि 25 साल से सांसद हैं, लेकिन मिस्टीरियसली इस बार वो इलेक्शंस हार गए। और उनके हारने के पीछे की सबसे बड़ी मिस्ट्री है टीएमसी के सेलिब्रिटी कैंडिडेट यूसुफ पठान, जिन्हें न तो बहरामपुर के किसी मोहल्ले का नाम याद होगा और न किसी गांव का नाम पता होगा। कुछ इसी तरह के रिजल्ट हमें हिमाचल के मंडी से भी देखने को मिल जाता है, जहां से बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत इलेक्शन जीत चुकी हैं। देखिए, लोगों को समझना पड़ेगा कि सेलिब्रिटीज ज्यादातर डमी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं और इनका अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज को लेकर कुछ खास विजन नहीं होता है। इलेक्शन जीतने के बाद अगले 5 साल अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज को भूल जाने वाले सेलिब्रिटीज को सिर्फ इलेक्शन से पहले जनता की याद आती है, और खैर एक्टिंग तो उन्हें आती ही है। अगर पिछली बार के इलेक्शन का एग्जाम्पल लिया जाए तो बीजेपी ने सनी देओल को गुरदासपुर से टिकट दिया और वो वहां से इलेक्शन जीते भी, लेकिन इसके बाद 5 साल तक वो वहां दिखे नहीं और गुरदासपुर के जनता के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। देखिए, एक सच्चाई यह भी है कि आज तक कोई भी व्यक्ति भारत का 15 साल तक प्रधानमंत्री नहीं रहा है, लेकिन पार्टियां जरूर 15 साल तक सरकार में रही हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि हर बार कुछ अंतराल के बाद कोई ना कोई बड़ी घटना हो ही जाती है, जिससे एक तरफ सरकार चलाने के लिए किसी चलती रहती है, भले कोएलिशन से ही क्यों ना हो। खैर, कोएलिशन गवर्नमेंट के दिन भी वापस आ चुके हैं। भारत का इस डिपार्टमेंट का इतिहास कुछ ठगा ठगा सा दिखाई देता है। सबसे पहले बात की जाए कांग्रेस के 2004 से 2014 के सरकार की, तो सरकार का तो क्या ही कहना, ये भारत के डेमोक्रेसी के वो दिन थे जिन्हें डेज ऑफ स्कैम्स भी कहा जा सकता है। और कांग्रेस ही क्यों, कोएलिशन की सरकार तो अटल बिहारी वाजपेयी भी लीड कर चुके हैं, लेकिन गठबंधन की उनकी भी सरकार बहुत ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई थी। लेकिन इस बार के बीजेपी के डायनेमिक्स नॉर्मल कोएलिशन गवर्नमेंट से ज्यादा स्ट्रांग है, और इसी वजह से एनडीए पर बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड भी है, लेकिन कोएलिशन में गवर्नमेंट वीक तो हो ही जाती है। और चिंता की बात यह है कि बीजेपी के यूसीसी, एनआरसी, वन नेशन वन इलेक्शन या फिर कई और ऐसे सपने हैं जो वो खुद काफी समय से खुद को और अपने सपोर्टर्स को दिखाते आ रहे हैं। ये सपने जिनका मोदी 3.0 में सच होना बताया जा रहा है, वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा वो देखने वाली बात है। खैर, भारत अफवाहों का देश है। यहाँ अफवाहें ऐसी चलती हैं जैसे 90 के दशक में शाहरुख खान की फिल्में, और शाहरुख की फिल्में की तरह इस बार भी इलेक्शन में कई डिजाइनर अफवाहें उड़ाई गई थी, जैसे कि अमित शाह की एआई जनरेटेड वीडियो। इलेक्शन के बीच में ही अमित शाह की ऐसी वीडियो सर्कुलेट हो गई जिसमें वो तेलंगाना में मुस्लिम रिजर्वेशन को खत्म करने की बात कर रहे थे। 3 महीने बाद इलेक्शन कमीशन और कोर्ट की नींद फाइनली खुल गई और पता चला कि इसे स्पिरिट ऑफ कांग्रेस नाम से एक्स अकाउंट चलाने वाले अरुण रेड्डी ने सर्कुलेट कराया था, जिसे बाद में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अरेस्ट भी कर लिया। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की भी कई मॉक वीडियोस बनाई जाती हैं जिसमें वो एज अ पीएम शपथ लेते दिखाई दे रहे हैं। अब इन दोनों एग्जांपल्स में प्रोपेगेंडा लेवल के बीच का डिफरेंस बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रहा है। खैर, जो हुआ सो हुआ। शायद भारत का लोकतंत्र ऐसा ही है जहां एक नाम को वोट देने में भारत की जनता अनकंफर्टेबल हो जाती है। फाइनली, कहीं थोड़ा सा अहंकार तो कहीं थोड़ी सी मूर्खता के बाद बीजेपी सरकार बना रही है, लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, आज तक भारत के इतिहास में कोई बहुत बड़ा सम्राट नहीं बना जिसके कारण इंडिया हमेशा कॉलोनाइज होते आई है। तो सवाल ये उठता है कि क्या अब भी हमें अपने नेचर के अकॉर्डिंग रिएक्ट करना है, या फिर जरूरत है थोड़ी सी यूनिटी दिखाने की? आखिर कब तक यूनाइटेड नेशंस के डेवलपिंग कंट्रीज के लिस्ट में हम यूं ही पड़े रहेंगे? अंत में अधिकता बोलते हुए ओशो के कुछ लाइन के साथ आपको छोड़ता हूं। तब तक आप सब्सक्राइब कीजिए द बल्ब को। Because democracy basically means government by the people, of the people, for the people. But the people are retarded.